हेलो स्टूडेंट। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। इसमें हम भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को हम पढ़ रहे थे और जाति की भूमिका कुछ टॉपिक हमने पढ़ लिए थे। दबाव, समूह और दल में हमने अंतर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे के टॉपिक। सवाल हमारा सीधा सिंपल सा था, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। इसमें जाति और प्रशासन की बात करें तो आप समझते हैं प्रशासन दैनिक कार्य करता है। प्रशासन कार्यपालिका के आदेशों का पालन करता है। कार्यपालिका ने जो रूल रेगुलेशन व्यवस्थापिका ने जो रूल रेगुलेशन डेवलप किए हैं, जो नियमावली बनाई है, सरकार ने जो निर्देश दिए हैं, वो कार्य कौन करता है? प्रशासन करता है। लेकिन प्रशासन का काम भी कहीं ना कहीं जाति प्रभावित होता है। ये अपने जाति के लोगों का ज्यादा काम करते हैं, अपने जाति के लोगों को मिलने के लिए बहुत आसान कर देते हैं, या यूं कहें कि गवर्नमेंट में हिस्सेदारी जो हो सकती थी, प्रशासन में जो कार्य में भागीदारी हो सकती थी, उसका आधार भी क्या बना दिया गया है? जाति ही बना दिया गया है। जैसे कोई जयन लग रहा है, कोई एयन लग रहा है, कोई डीएम लग रहा है, कोई सचिव है, तो ये सारे के सारे ज्यादातर उन इलाकों में प्रोग्रेस करेंगे जिन इलाकों में इनके खुद की जाति के लोग क्या होंगे? ज्यादा होंगे। इस प्रकार से प्रशासनिक कार्यों का भी एक प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि प्रशासन समानता पर आधारित होना चाहिए, बिना भेदभाव के आधारित होना चाहिए और कुल मिलाकर सबको साथ लेकर चलने वाला होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रशासन का आधार क्या बना हुआ है? जाति बना हुआ है। और जाति बनने के कारण एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ निकल कर आता है, जिसमें सरकार में जाति बहुत बड़ी भूमिका निभाने लग जाती है। मंत्री है, मुख्यमंत्री है, अपनी जाति के लोगों को ज्यादातर उच्च पदों पर रखते हैं। जैसे अभी हमने पुलिस का भी देखा कि जो पुलिस का मुखिया है, कमिश्नर साहब जो बनेंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं अपने लोगों का फैक्टर नजर आया। संबंध तो ये है कि अनुभव सबसे ज्यादा होगा, एज जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसी को ही कमिश्नर बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जातीय समीकरण देखे गए, अनुभव देखा गया और पार्टी की तरफ झुकाव देखा गया। अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस से संबंधित जो भी प्रोटेक्टर होंगे, समर्थक होंगे, उन्हीं को ही उच्च पद मिलेंगे, बाकी लोगों को नहीं। जैसे ही सरकारें बदलती हैं, सबसे पहले अधिकारियों को बदला जाता है, अपने खास खास आदमियों को रखा जाता है। ये सब में होता है, कांग्रेस में भी होता है और बीजेपी में भी होता है। जैसे अजीत डोवाल साहब हैं, जो गुजरात कैडर से थे, मोदी जी के बहुत खास थे। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी सुरक्षा सलाहकार भारत का बनाया गया, क्योंकि मोदी जी उन पर ट्रस्ट करते हैं और उन्होंने काम करके भी दिखाया। राज्य राजनीति में जाति। यहाँ राज्य राजनीति में जाति की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे राजस्थान में गुज्जर जाट बाहुल्य क्षेत्र हैं, तो ये कहीं ना कहीं गुज्जर जाट मीणा, ये जातियां कहीं ना कहीं मतदान को प्रभावित करती हैं। कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये पूरे देश में अगर देखें तो जाति विशेष के केंद्र बने हुए हैं, और ये केंद्र कहीं ना कहीं एक विशेष जाति को लाने की कोशिश करते हैं सत्ता में, जिसका फायदा विशेष समुदाय के अलावा किसी को नहीं होता। जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जैसे केरला की बात करें तो वहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वो, और वहां पर आसान काम हो जाता है कांग्रेस का, क्योंकि वो कांग्रेस समर्थित लोग हैं। कहीं ना कहीं अगर देखें, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां अदर पार्टी के लिए कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, क्योंकि एक विशेष विचारधारा के लोग पार्टी को वोट देते हैं। जैसे बसपा की बात करें तो दलित समुदाय बहुत आसानी से इनका समर्थन करता है। तो हमारे यहाँ जाति और धर्म की राजनीति भी होती है। धर्म के आधार पर अपने उम्मीदवार को चुना जाता है, जाति के आधार पर अपने उम्मीदवार को चुना जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? बेनिफिट्स पॉलिटिशियन, यानी कि पॉलिटिशियन से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? हमें आरक्षण मिल सकता है। जैसे ओबीसी आरक्षण की बात करें,
गुज्जर आरक्षण की बात करें, सत्ता में ज्यादा हिस्सेदारी मिल सकती है, हमारे दल की सरकार बनेगी, हमारी जाति की सरकार बनेगी, तो हमारे लोगों को ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगी। जो टेंडर्स हैं, चुनाव के बाद गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स हैं वो हमारी जाति को क्या मिल जाएंगे, ज्यादा मिल जाएंगे। कुल मिला के देखा जाए तो ये एक प्रकार से अपनी ही जाति को आगे बढ़ाने का एक एजेंडा है, बाकी किसी का कोई मतलब नहीं होता। बहुसंख्यक जो लोग होते हैं वो अल्पसंख्यकों पर क्या पड़ जाते हैं, भारी पड़ जाते हैं। किसके आधार पर, जाति के आधार पर। इसके बाद देखें चुनाव प्रचार में भी क्या होता है, जाति का सहारा लिया जाता है। आजकल चुनाव प्रचार चल रहे हैं, नगर निगम क्षेत्र में तो बहुत जोर शोर से चल रहे हैं। जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं उनमें समीकरण जाति आधारित हैं। जितने भी लॉबिंग हो रही है, लॉबिंग का मतलब सभी लोगों को एकत्रित करने का जो काम हो रहा है वो भी जाति आधारित हो रहा है। और मतदान भी जाति आधारित ही होगा। अपनी जाति का लोग होना चाहिए, अपनी जाति के समर्थक होने चाहिए, अपनी जाति का बोर्ड होना चाहिए। कुल मिला के जाति चुनाव में भयंकर तरीके से निकल कर देखने को हमें मिलती है। इसके नुकसान भी है और इसके फायदे भी हैं, वो हम दोनों चीजें आगे चर्चा में लाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ चुनाव प्रचार में जाति फैक्टर बहुत जबरदस्त होता है। जाति आधारित अभिजन वर्ग का उदय, व्यक्तियों का उदय, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। अभिजन वर्ग क्या होता है ये हमने पहले भी पढ़ा है, फिर से पढ़ते हैं। ये संख्या में क्या होते हैं, कम। ये संख्या में क्या होते हैं, कम। इनका प्रभाव क्या होता है, बहुत ज्यादा। प्रभाव क्या होता है, ज्यादा। ये होते हैं नीति के निर्माता। समाज इनका क्या करता है, अनुसरण। समाज इनका क्या करता है, अनुसरण करता है। ये नियम कानून बनाने वाले होते हैं समाज के लिए। आप देखें ऐसा समूह जो संख्या में क्या होता है, कम होता है, यानी कि 95% लोग सामान्य होंगे, तो जो 5% विशेष लोग हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, वकील हैं, बड़े बड़े अधिकारी वर्ग हैं, शिक्षित लोग हैं, ये समाज में बहुत कम लोग होंगे। और इनकी लॉबिंग सचिव लोग हैं, आईएएस लोग हैं, ये समाज में क्या होंगे, बहुत कम लोग होंगे। और इनका अनुसरण सब लोग करते हैं क्योंकि इनके पास एजुकेशन है, इनके पास स्टेटस है समाज में। इनका प्रभाव क्या होता है, ज्यादा होता है और इनका अनुसरण किया जाता है। नीति निर्माता समाज के लिए नियम बनाते हैं। आपको ये याद रखना चाहिए, ये राजनीति वाले नियम नहीं है, विधानसभा और लोकसभा वाले नियम नहीं है। इनका अनुसरण समाज में किया जाता है। जैसे एक बहुत अमीर व्यक्ति, रिलायंस ग्रुप ने कोई नया काम कर दिया तो सब उसका अनुसरण करने लग जाएंगे। एक फिल्म स्टार ने नई हेयर स्टाइल बनाई तो उसकी कॉपी होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, नीति निर्माता है। यानी कि एक प्रकार से समाज के लिए पॉलिसी बनाते हैं और उस पॉलिसी का अनुसरण सब लोग करने लग जाते हैं। फिर नियम कानून, ये नियम कानून कौन से हैं, सामाजिक जीवन के नियम कानून हैं। यदि ऊपर के लेवल पर दहेज बंद हो जाए तो सभी लोग उसका अनुसरण करने लग जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हमारे हिंदुस्तान में नीचे बैठकर, जमीन पर बैठकर खाना खाते थे, लेकिन जब से टीवी आया है, मूवीज आई हैं, अपनी भाषा से भी बदल गई है और खाने का सिस्टम बदल गया है। क्या खाना है ये भी बदल गया है। छोटे से बच्चे को पता है चॉकलेट्स के कितने ब्रांड होते हैं, बहुत सारे फास्ट फूड के ब्रांड क्या हैं और वो किस प्रकार से होते हैं। ये क्या है, एक प्रकार से सोशल मीडिया के द्वारा सामाजिक अवधारणा को बदलने की क्या है, कार्रवाई है, जो किसके द्वारा की जाती है, अभिजनवादी व्यक्तियों, वर्गों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत जबरदस्त ऐड करती हैं, उसमें पैसा खर्च करती हैं और लोगों की विचारधारा अपने अनुकूल करने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ हमारे भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का टॉपिक, इसमें हमारा अगला टॉपिक है जातिगत राजनीति की विशेषता। जातिगत मुद्दों को उठाकर समर्थक को बढ़ाना।
जैसे हम एजेंडे को देखते हैं, बहुत सारी पार्टियों को देखते हैं, बहुत सारे राजनेताओं को देखते हैं, वे बात ही केवल राजनीति में जाति की ही करते हैं। वे अपने फैक्टर्स को लाते हैं। जैसे राजस्थान में किरोड़ी लाल जी मीणा साहब हैं, मीणा जाति का नेतृत्व करते हैं और वहाँ के जो लोकेलिटी में जो जातियां हैं उनका नेतृत्व वो करते हैं और जात आधारित मुद्दों को हमेशा आगे बनाए रखते हैं। उनकी जात की जो लगभग 20 सीटों पर वो जाति कवर करती है तो वो सीधे वोट उन्हें मिल जाते हैं। जैसे किरोड़ी लाल जी भैंसला साहब हैं जो गुर्जर नेता हैं, सचिन पायलट साहब हैं, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं तो जाति को प्रमुखता देते हैं। चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल, किसी भी क्षेत्र का नेता हो, सब चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस अपने क्षेत्र के जातीय ध्रुवीकरण का विशेष ध्यान रखते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि जाति का समर्थन सीधा मिल जाता है, चाहे वो राजपूत नेता हो, चाहे वो गुर्जर नेता हो, चाहे वो किसी भी कास्ट के नेता क्यों ना हो, उनके राजनीतिक एजेंडे में जाति सबसे ऊपर होती है ताकि जाति का ध्रुवीकरण हो और जाति के वोट तो कम से कम मिले ही मिले। बाकी बाद में सबको आगे करने की कोशिश की जाती है। इसीलिए हमेशा एजेंडे में जातीय मुद्दों को सबसे पहले उठाया जाता है ताकि जाति का तो समर्थन सबसे पहले प्राप्त किया जाए। जातिवाद को शहरीकरण के साथ बढ़ावा। अब हमारे यहाँ विकास की बहुत सारी संभावनाएं हो रही है। शहरीकरण हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है, सोशल मीडिया है। इन सब के बावजूद साथ में एक चीज बढ़ रही है, वो क्या है? जातिवाद भी बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? सोशल मीडिया है, आपके जो संघ बनते हैं, समूह बनते हैं, क्लब बन रहे हैं, सोसाइटी डेवलप हो रही है, उनका आधार क्या होता है? जातीय आधार होता है। अपनी जाति के लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र में बसाने की कोशिश हर कोई करता है। तो जैसे ही शहरीकरण हो रहा है उसके साथ साथ जातिकरण भी बढ़ रहा है, जबकि शिक्षा के साथ ऐसी क्षेत्रीय संभावनाएं कम होनी चाहिए थी जो बांटने का काम करती है। लेकिन जातवाद में कमी ना आने की बजाय इसमें क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। आप जानते हैं हॉस्टल हैं, कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं। स्कूल में तो इतना नहीं है, लेकिन कॉलेज और बड़े जो हॉस्टल्स होते हैं जिनमें पीजी डिप्लोमा होते हैं, व्यावसायिक डिप्लोमा होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एमबीए कॉलेज है, पीजी कॉलेज है, आपके नर्सिंग मेडिकल कॉलेज हैं, इनमें जातवाद सामने देखने को हमें मिलता है। जेएनयू वगैरह जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें जातवाद हमें सामने देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं? इलेक्शन, और इलेक्शन में छात्र अपनी जाति के लोगों को अपने समर्थन में लाने के लिए जातवाद को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। जातिवाद आधारित विशेष क्षेत्र। अब ये भी एक नई समस्या हमारे सामने निकल कर आई है कि शहरी इलाके जब डेवलप हो रहे हैं, शहरी इलाके जो नए तरीके से बस रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? नए नए क्षेत्र बनकर उभरे हैं। ये एससी का क्षेत्र है, ये एसटी का क्षेत्र है, ये जनरल वाले क्षेत्र हैं, और लोग बाग अपनी ही जाति के बीच में प्लॉट लेना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं और वहीं निवास करना चाहते हैं, क्योंकि वहां सुरक्षा का फैक्टर क्या नजर आ रहा है? उन्हें ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या निकल कर आएगी ध्रुवीकरण की। क्षेत्र बढ़ जाएंगे, तनाव ज्यादा होगा और आक्रामकता बढ़ेगी। एक जाति का टकराव दूसरी जाति से होने पर भयंकर हिंसा का सामना हमें करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति कब होगी? जब क्षेत्रों का ध्रुवीकरण होगा। ये इतना बड़ा क्षेत्र इस जाति का, ये इतना बड़ा क्षेत्र इस जाति का। किसी दिन अगर ऐसा हुआ, तनाव बढ़ा, तो वो फिर पूरा क्षेत्र एक साथ लड़ेगा, तो ये हिंसा के कारण बन सकते हैं। शहरीकरण होना अच्छी चीज है, शहरों में बसना ठीक है, रोजगार के लिए आते हैं, मजबूरी है, विकास भी होना चाहिए, क्षेत्र विशेष भी सुरक्षा के लिए ठीक है, लेकिन जातीय आधार पर ये सही चीज नहीं है। व्यवसाय के आधार पर हो, रोजगार के आधार पर हो, ये चिकित्सकों का है, ये वकीलों का है, ये इंजीनियरों का है, तो एक क्वालिटी मेंटेन हो सकती है, लेकिन जातीय आधार पर ये चीज अच्छी नहीं हो सकती। जातीय आधारित शहरों में विशेष क्षेत्र बन रहे हैं जो कहीं ना कहीं आक्रामकता को दर्शाएंगे, कहीं ना कहीं हिंसा का कारण भविष्य में बन सकते हैं। ये विशेष क्षेत्र जातीय आधारित ना होकर कार्य आधारित हो तो ज्यादा अच्छी चीज हो सकती है।
जाति व राजनीति के संबंध गतिशील होते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है। जाति और राजनीति का संबंध हमेशा गतिशील रहा है। कभी किस जाति ने किस राजनीति को समर्थन कर दिया, किसी दल को समर्थित कर दिया, लेकिन स्थायी समर्थन करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे बीजेपी ने पीडीपी जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी को क्या किया था, समर्थन किया था। लगभग 2.5 से 3 साल उनकी सरकार चली भी, लेकिन बाद में उस सरकार को गिरा दिया गया। आज सबसे कट्टर विरोधी बीजेपी वाले ही हैं। उनको अरेस्ट किया गया, 370 हटाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। बहुत सारे काम किए गए क्योंकि उन्हें पता था कि 370 हटाने में महबूबा मुफ्ती समर्थन नहीं करेगी। तो राजनीति और जाति के संबंध हमेशा अलग ही रहे हैं, यानी कि किसी जाति का समर्थन किस पार्टी के साथ कितने समय तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। हाँ, जब तक लालच रहेगा, जब तक कार्य सिद्ध होते रहेंगे, नेता जाति के आधार पर किसी विशेष दल को समर्थन करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं उनका समर्थन नहीं मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर माने मुस्लिम जो हमारे जनसंख्या वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसी दलों को समर्थित करते हैं जो लगातार स्थायी रूप से आते रहते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी है, सीपीआई है, ऐसे दलों को हमेशा समर्थन करते रहते हैं, लेकिन हिंदुत्व विचारधारा का एजेंडा चलाने वाली बीजेपी पार्टी को समर्थन नहीं करते। इस प्रकार के एग्जाम्पल हमें बहुत देखने को मिलते हैं कि कुछ विशेष समुदाय, कुछ विशेष जाति के लोग किसी विशेष दल को ही समर्थन करते हैं, लेकिन ये संबंध स्थायी नहीं है, गतिशील है। ऐसी कोई घटना यदि हो जाती है तो फिर ये संबंध बदलते हैं। जैसे मोदी जी ने ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठाया तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिए, अगर नहीं दिए होते तो इतनी ज्यादा सीटें नहीं आती। मुस्लिम महिलाओं का समर्थन बहुत जबरदस्त मिला है। अगर हम वास्तव में देखें स्थानीय राजनीति में भी, तो स्थानीय राजनीति में भी समीकरण अलग होते हैं। कभी किसी का समर्थन होता है, कभी किसी का विरोध होता है, और ये होते हैं एजेंडा, मुद्दे आधारित कार्य होते हैं। किसी दल का समर्थन स्वार्थ के आधार पर होता है, कार्य के आधार पर होता है, और अपनी जाति के प्रति उसका व्यवहार कैसा है इसके आधार पर होता है। स्थानीय राजनीति का जातिकरण, ये बहुत ही सिंपल चीज है। आप देखें, राजनीति 3 स्तर पर होती है। पहली केंद्र में, दूसरी राज्य में, और तीसरी कहाँ है, स्थानीय क्षेत्र में। स्थानीय क्षेत्र में पार्टी दल का कोई इतना बड़ा रोल नहीं होता, स्थानीय मुद्दे होते हैं और व्यक्ति आधारित राजनीति होती है। जैसे पार्षद के इलेक्शन की बात करें, सरपंच वार्ड पंच के इलेक्शन की बात करें, तो यहाँ पार्टी और एजेंडा काम नहीं करता। यहाँ व्यक्ति और उसके समर्थन में कौन कौन लोग हैं, किस प्रकार का व्यक्ति है, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखा जाता है। बहुत सारे लोग पार्टी के नाम पर वोट मांगने आते हैं, बहुत सारे लोग। इसमें हम आगे देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जाति का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। हमने जाति की विशेषताएं पढ़ ली, जाति का अर्थ पढ़ लिया, और इसके बाद भारतीय राजनीति में जातिवाद का प्रभाव भी पढ़ लिया। हमारे यहाँ सवाल देखने को मिलेगा जातिवाद का सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक, कास्टिज्म का बेनिफिट और लॉस, ये 2 फैक्टर हमें देखने को मिलेंगे। इसमें पहला है एकजुटता। बहुत एक बिंदु बहुत ध्यान से देखना है हमको। एकजुटता का अर्थ ये हुआ कि जाति के आधार पर सभी लोग एकजुट होने लग गए, अपनी कास्ट वालों को ढूंढने लग गए, उनका समूह बनाने लग गए और उनको एक सकारात्मकता की तरफ लाने लग गए। कोई भी अगर एजेंडा हुआ, कोई भी यदि मुद्दा हुआ, आपने देखा होगा SC ST आरक्षण बिल जब लाया जा रहा था तो SC ST के लोग इतने जबरदस्त एकजुट हुए थे। समाज की एकता, सकारात्मकता दर्शाती है, समाज में विकास में काम आएगी, और एक जाति के लोगों ने समाज को बांधने का काम भी किया है। समाज में अपने हितों के लिए जागरूकता लाना हमेशा सरकार और संविधान का कार्य रहा है कि जनता को जागरूकता आनी चाहिए, वे अपने हितों के लिए लड़ें, और कुल मिला के मुख्य बात यह है कि वे हमेशा अपने हितों का सार्थक समर्थन करते रहें। ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिससे राज्य, स्थानीय और राष्ट्र को नुकसान पहुंचे। यदि वे अपने हितों के लिए एकजुट हो रहे हैं, वे अपने अधिकारों के लिए एकजुट हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है।
और जातिवाद ने इसको बढ़ाया है। जाति के लोग अपने जाति के समूह को सोशल मीडिया के माध्यम से पर्सनली जाकर एकजुट करते हैं, उनको अपने हितों के लिए उठने के लिए कहते हैं, आंदोलन के लिए कहते हैं, रैलियों के लिए कहते हैं, हड़ताल के लिए कहते हैं, और वे एकजुटता के साथ समाज में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जाति ने सबसे जो बड़ा मुद्दा किया है, एजेंडा किया है, फोकस किया है, वो क्या है? एकजुटता समाज में आई है, एक जाति के लोग एक साथ खड़े हो रहे हैं। समाज सेवा की बात करें तो जब जातवाद का समीकरण आया है तो अपने जाति के लोगों का हित की बात हर कोई सोचने लग गया है, अपनी जाति को आगे बढ़ाना हर कोई चाहता है। इसमें सबसे अच्छा फायदा ये भी हुआ है, गवर्नमेंट का काम है सेवा करना, सरकार का काम, गवर्नमेंट और सरकार का सबसे प्रमुख काम है सेवा करना। जितने भी स्वयंसेवी संगठन, उनका कार्य भी क्या है? सेवा करना। और ये जातीय जो समूह बन रहे हैं, इनका काम भी क्या हो गया है? सेवा करना। कम से कम ये अपने क्षेत्र, अपनी जाति के लोगों को तो आगे बढ़ाएंगे, तो ये विकास को भी आगे बढ़ाएंगे। तो ये सकारात्मक पक्ष हमारे जीवन में आएगा, हमारा समाज उन्नत बनेगा। कम से कम जिस जाति के संगठन बन रहे हैं, उस जाति के विकास में तो चार चांद लगने ही लगने हैं, क्योंकि ये अपनी जाति को तो आगे बढ़ाने ही वाले हैं। तो समाज सेवा भी यहाँ बहुत जबरदस्त होने वाली है। अपनी जाति के लोगों को हर कोई आगे ले जाना चाहता है। जनसंपर्क, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। जैसे ही हम लोग जाति की बात करेंगे तो सब लोग डाटा अपडेट करेंगे, सबके कॉन्टेक्ट नंबर होंगे, सबके एड्रेस होंगे, सबके घर जाएंगे, तो वहां से नवीन समस्याएं हमारे सामने निकल कर आएंगी, समाज के सामने आएंगी, जातिवाद के जो समीकरण बन रहे हैं, समूह बन रहे हैं, उनके सामने आएंगी, सरकार के सामने आएंगी, और सरकार के पास एक क्लियर डाटा निकल कर आएगा, जाति समूह के पास एक क्लियर डाटा निकल कर आएगा। उससे क्या होगा कि आम नागरिक के पास पहुंचने का मौका मिलेगा। सरकार हर के पास नहीं पहुंच सकती, प्रत्येक व्यक्ति तक सरकार नहीं पहुंच सकती। मोदी जी की जो केंद्रीय गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, वो स्थानीय मुद्दों को सॉल्व नहीं कर सकती। स्थानीय मुद्दों को तो यहाँ के 5 सरपंच ही देखेंगे। उन मुद्दों पर ये जातिवाद के आधार पर बने हुए संगठन बहुत अच्छे से जान लेते हैं, तो वो सरकार की सहायता भी कर सकते हैं, सरकार से डिमांड्स रख सकते हैं। तो जिस ओर ध्यान किसी का नहीं गया, ना राज्य सरकार का, ना केंद्र सरकार का, वहां ये स्थानीय समूह बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। जनसंपर्क में आ सकते हैं, एक सोशल मीडिया में आ सकते हैं, आसानी से हर व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है। तो जनसंपर्क भी जातिवाद के कारण एक सकारात्मक पक्ष हमारे यहाँ से निकल कर आता है। इसके आगे की वीडियो, इसके आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और सकारात्मक प्रभाव क्या रहता है जाति का, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे।